सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने इसमें एक चीज कंफर्म करनी मैंने सोचा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने इसमें एक चीज पढ़ी थी कि इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, क्या ऐसा ही होता है एसआरएस में? क्या हो जाता है बजट? इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है। एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? जी सर। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जगह या वो ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाए, सही है ना? अ पॉइंट वेयर द प्रोजेक्ट terminates because of risk converting into reality. ठीक है भाई? तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रोजेक्ट के हमारे कुछ रिस्क होते हैं, वो रिस्क रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट हम अब डिसाइड करते हैं कि हमें अब इस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू करना है। तो दुनिया के प्रोजेक्ट्स को जब एनालाइज किया गया है, तो आज भी हमारे पास ये फिगर है कि तकरीबन 22% प्रोजेक्ट्स of the world reaches reference point. दुनिया भर में 22% प्रोजेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, सही है ना? हम डिसाइड करते हैं, हम पक जाते हैं और हम कहते हैं कि अब हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको? अच्छा, अब जो फर्स्ट माइलस्टोन आप लोगों ने मुझे देना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें आप लोग मुझे पूरा एसआरएस देंगे। एसआरएस के लिए आप लोग IEEE का फॉर्मेट यूज करिएगा। आप लोग एसआरएस फॉर्मेट ऑफ IEEE सर्च करिएगा, आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको आप अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज करिएगा कि आपके सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, आपके सॉफ्टवेयर की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, और आपके सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। इसके साथ आप मुझे प्रोवाइड करेंगे यूज केस डायग्राम विद फ्लो ऑफ इवेंट्स ऑफ ऑल यूज केसेस, और साथ में आप मुझे देंगे एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट माइलस्टोन की 3 मेजर चीजें हैं जो आपने मुझे अगली क्लास में प्रोवाइड करनी है। क्लियर है ये? हमने यूज केस डायग्राम शुरू कर लिया था, नहीं करा था? नो सर, नहीं किया अभी तक। नहीं किया था, तो हम अभी कर लेते हैं। एसआरएस आपको बनाना है फॉर्मेट पे रहते हुए, और साथ में आपने मुझे एसआरएस के साथ यूज केस डायग्राम देना है और एक्टिविटी डायग्राम देना है। तो हम यूज केसेस और एक्टिविटी इंशाल्लाह आज की क्लास में कवर कर लेते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर है? चले, वंडरफुल। अच्छा, ESU पोस्ट रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। यस सर, पढ़ लीजिए सर। Wonderful. So all of you know the difference between legacy system and the problem statement. कोई एक बच्चा बता दे मुझे कि what is the difference between legacy system and the problem statement? जल्दी से।
सर लेगेसी सिस्टम वो होता है कि जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है ना सिस्टम, उसको उसको देख के हमें जो है कि हमें अपना जो नया बनाना था उससे रिलेटेड बनाना होता है। ठीक है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये होता है कि मतलब हम लोग को जो रिक्वायरमेंट्स मिली हुई होती है कि हमें जो प्रोजेक्ट हमारा है उसके अंदर कि हमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से करनी है। सही है, तो नए सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और जो पुराना सिस्टम बना हुआ होता है उसको हम लेगेसी सिस्टम कहते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सब लोगों को? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल? जी भाई, कोई कंफ्यूजन या इसमें कोई सवाल? चले, आई बिलीव कि फिर ये आप सबको क्लियर है। अब इसको देखें आप, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ये जो आपके सामने बना हुआ है इसको बेसिकली हम यूज केस डायग्राम कहते हैं। इसके 3 नोटेशंस हैं। ये वाला जो नोटेशन है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसको हम एक्टर कहते हैं। ये जो ओवल बना हुआ आ रहा है इसको हम यूज केस कहते हैं, और जो एरोज बने हुए आ रहे हैं इसको हम फ्लोज कहते हैं। ठीक है, so there are only 3 graphical notations in a use case diagram, which can be a use case, flows or an actor. ठीक है, ठीक है, यूज केसेस, एक्टर एंड फ्लोज। एक्टर में हमारे सॉफ्टवेयर के एंड यूजर्स आ जाते हैं। आप सबको पता है एंड यूजर्स कौन होते हैं? सर जो उसको यूज कर रहा होगा, मतलब जो हमारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनने को के बाद यूज कौन यूज करता है। करेगा? जी, जो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करेगा उसको हम एंड यूजर कहते हैं। अच्छा, एक्टर में इन एंड यूजर्स के अलावा कोई एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम की क्या मुराद है? एक्सटर्नल सिस्टम की मुराद है ऐसी चीज जो हमारा एंड यूजर ना हो, लेकिन हमारा सिस्टम उस सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। हमारा सिस्टम उस सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, लेकिन उस सिस्टम का डोमेन हमारे सिस्टम से बाहर हो, तो उस चीज को भी हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम एक्टर कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देखिए, आजकल का दौर है ईआरपी का। ईआरपी क्या होते हैं? कौन इलैबोरेट करेगा? मैं कर रहा हूं ज़ैनब, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताएंगे ईआरपी क्या होते हैं? सर कोशिश कर लेता हूँ। जी जी, बताइए। सर ईआरपी सिस्टम वो होते हैं जो कि बिजनेस सॉफ्टवेयर टाइप के भी कहलाते हैं, जिसमें कोई ना कोई क्या नाम है, जिसमें आप कैलकुलेशन हो रही होती है, जो कि बिजनेस में सॉफ्टवेयर लॉन्च करे जाते हैं, इंस्टॉल करे जाते हैं, जो पर्टिकुलर से बिजनेस के लिए लग रहे होते हैं। और
और ऐसे सॉफ्टवेयर यानी कि हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनकी क्लासेस के। जैसे हमारे पास एक बड़ी एग्जांपल है सैप की। सैप एक ऐसा वो है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनकी क्लासों को कॉल कर करके। ठीक है, लेकिन ERP का मेन जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट आपने इसमें हाईलाइट नहीं करा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कनेक्ट होते हैं। ये अमता नदीम ने जो लिखा है बिल्कुल सही बात लिखी है। ERP से बनता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मुझे इसकी एग्जांपल बताओ जो ये अमता ने लिखा है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कनेक्ट होते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? सर जैसे कि हम लोग का LMS है कि वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और वो फी डिपार्टमेंट वाले भी देख सकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि हमारा LMS है कि वो बोलो सर जैसे कि हमारा LMS है वो हमारा अकाउंट डिपार्ट से भी कनेक्ट है, हमारे लाइब्रेरी अकाउंट मैनेजमेंट से भी कनेक्ट है, और जैसे हमारे कोर्स रजिस्ट्रेशन के डिपार्ट से भी कनेक्ट है। वेरी गुड। अब इसकी मुझे मिसाल दो एक्टर में रहते हुए, कि जहां पर कोई एक्टर एंड यूजर ना हो लेकिन एक्टर एक एक्सटर्नल सिस्टम हो। मैंने आपको यही बताया ना, एक्टर दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? एक्टर हमारा एंड यूजर भी हो सकता है और एक्टर हमारा एक्सटर्नल सिस्टम भी हो सकता है। तो इस ERP को मिसाल को रखते हुए मुझे ये मिसाल बताओ कि जहां पर एक्टर जो है वो हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है। जी कौन बताएगा? सर हमारे कोर्सेज जब रजिस्टर करा देते हैं तो हम लोग को जो बताता है कि हमारी कितनी फीस बनी और ये सब। देखो, एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट साहब। ऐसे एक्सटर्नल क्यों हो गया? अगर प्रेसिडेंट साहब के सिस्टम को यूज करेंगे तो प्रेसिडेंट साहब भी एंड यूजर कहलाएंगे ना बेटा। तो प्रेसिडेंट साहब वो कैसे हो गए? एक्सटर्नल सिस्टम कैसे हो गए? सर जैसे जब हम कोर्स रजिस्टर कर रहे होते हैं तब वो हमारी आवर्स कैलकुलेट करता है कि हमारे मतलब, या वैलिडेट जो करता है वो सिस्टम यूज़र करता है ना, जो हमारी वैलिडेशन करता है कि हम कोर्स प्री रिक्विजिट तो नहीं पढ़ रहे, प्री रिक्विजिट के अलावा तो नहीं पढ़ रहे। ये सब जो वैलिडेशन करता है वो एक सिस्टम यूज़र करता है। हाँ सही है, लेकिन ये वैलिडेशन तो सिस्टम का अपना हिस्सा है ना। फी स्टेटमेंट्स कैसे अब्बास भाई, ये बताइए। सर जो हम बिल जनरेट करते हैं वो भी एक सिस्टम ही जनरेट करता है। वेरी गुड। तो आप इसको लिंक कैसे करेंगे एक्सटर्नल एक्टर के साथ? बिल जनरेट करना या फिर बिल पे करना, तो हम जब बिल पे करते थे उसको पता, मतलब इसे सिस्टम यूजर को पता चल जाता है हमारा बिल पे हो गया है, वो हमें एक्नॉलेज करता है या मेल करता है। वो जो ऑटोमेटिक मेल होती है वो सिस्टम यूजर करता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी और आसान मिसाल देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को ये पता है कि HR सिस्टम क्या होता है? ये पता है आप लोगों को कि HR सिस्टम क्या होता है? जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जी फरमाइए। किसी को नहीं पता कि HR सिस्टम क्या होता है? सर HR सिस्टम तो ह्यूमन रिसोर्सेज का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट से लिंक होता है और उनका काम जो होता है बेसिकली हायरिंग करने का होता है। यही है। बिल्कुल सही है। HR सिस्टम का लिंक कहना तो मुनासिब नहीं है,
एचआर सिस्टम में कंपनी में जितने एम्प्लॉयज होते हैं उन सबके रिकॉर्ड्स होते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड्स होते हैं? उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और एक और चीज होती है कि उनकी तनख्वाह कितनी है। यस सर। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई यस कंफ्यूजन? और इवन कि जब वो हायर करे जाते हैं तो वो एचआर सिस्टम यानी एचआर का जो डिपार्टमेंट है वो ही हायरिंग करता है वो और हायरिंग उन्हीं को बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम कह रहे हैं एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स, ऑल द पॉसिबल डिटेल्स व्हिच एन एम्प्लॉय कैन हैव। इस चीज को ट्रैक रखना किसका काम है? इस चीज को ट्रैक रखना काम है एचआर सिस्टम। यहां तक क्लियर है? जी सर। वेरी गुड। अब हर कंपनी में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम का क्या काम होता है? सर जितना बंदा आया होता है पूरे मंथ के अंदर उसके हिसाब से उसकी सैलरीज बनाता है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बंदे ने जितना एक महीने में काम किया होता है, कितने बजे आया कितने बजे गया, उसको देखते हुए उसकी उस महीने की सैलरी कैलकुलेट करना। पेरोल सिस्टम सैलरी कहां से पिक करेगा? एचआर डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट सिस्टम से पिक करेगा। कल को सैलरी चेंज होगी तो मैं एक जगह पे एंट्री चेंज कर दूंगा, कहां पे जाके चेंज कर दूंगा? एचआर में चेंज करूंगा तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बंदे को अपडेटेड सैलरी जो है वो मिला करेगी। बात सबको समझ में आ रही है? तो पेरोल सिस्टम के लिए एचआर सिस्टम क्या है? सिस्टम यूजर एक एक्टर है। पेरोल सिस्टम के लिए एक्टर है। यस। एचआर सिस्टम एक एक्टर है। आप लोगों का जो मेरे से रिलेटेड काम है एज एचओडी ऑफ योर नॉर्थ कैंपस, मेरा ताल्लुक कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम से है। यानी मैं या मेरे अंडर का जो स्टाफ होता है, जो मेरे नीचे आते हैं, प्रोग्राम मैनेजर या जूनियर प्रोग्राम मैनेजर या असिस्टेंट प्रोग्राम मैनेजर और एकेडमिक स्टाफ, उन सब का रोल ये है कि वो आप लोगों के कोर्स रजिस्टर करें। ठीक है? हम आपके कोर्स रजिस्टर करके वो इंफॉर्मेशन किसको भेजते हैं? हम वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं फाइनेंस सिस्टम को या बिलिंग सिस्टम को। तो अगर मैं सिर्फ कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करूं तो कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए बिलिंग सिस्टम क्या है? एक्टर हो गया एक तरह से। आ रही है बात समझ में? आजकल हम एटीएम में जाते हैं, तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या करते हैं, लेकिन मैं एटीएम मशीन में अपना कार्ड कभी भी नहीं डालता। मैं कार्ड डालता हूं तो मेरा कार्ड एक दो बार फंस चुका है, तो मैं बहुत डरता हूं। तो अगर मैं उस एटीएम में जा रहा हूं जहां पर मेरा अकाउंट है, तो वहां मैं हमेशा अंगूठा लगाता हूं, बायोमेट्रिक यूज करता हूं। बायोमेट्रिक यूज करके मुझे कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन बैंक के एटीएम सिस्टम को कौन प्रोवाइड करता है आपके ख्याल में? नादरा वाले प्रोवाइड करते हैं। तो नादरा का वेरिफिकेशन, हाँ नादरा ही करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बैंकिंग के एटीएम सिस्टम के लिए नादरा का वेरिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ? एक्टर हो गया एक तरह से, एक्सटर्नल सिस्टम की तरफ से। सही है। तो ऐसी कोई भी चीज जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो, लेकिन हमारे सिस्टम में हम या तो उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो या फिर उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो हम हमेशा उसको क्या ट्रीट करेंगे? बोलो, हम हमेशा उसको क्या ट्रीट करेंगे? हम हमेशा उसको एक एक्टर ट्रीट करेंगे। ये बात सबको समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो मुझे बताइए। सर इसके हम ये एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक हम मिनट होल्ड किसी करेगा, और मेरे बैंक एक फोन का आ रहा है। कार्ड
हाँ जी बेटा, आप पूछो, क्या सवाल था? सर मैं बोल रहा था कि इसकी हम ये एग्जांपल एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट बैंक का कार्ड्स किसी और एटीएम में यूज करेंगे तो वो एटीएम भी जो है वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है हमारे जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है, बिल्कुल सही है। तो क्या वो भी एज एक्टर काम करेगा? बिल्कुल, अगर उसका एक्टर हमें शो करना होगा तो बिल्कुल हम उसको एज एन एक्टर शो करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं है जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि जितने भी बैंक है ना वो सारे के सारे दो ही सोर्सेज होती है जिनसे वेरिफिकेशन करते हैं। एक का नाम होता है एमनेट और एक का नाम होता है वन लिंक। तो सारी जो बैंक है ना, या तो वो एमनेट पे होते हैं या फिर वो वन लिंक पे होते हैं। पाकिस्तान में कम से कम ये होता है। सही है, तो उनको बैंक टू बैंक जाके वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है, लेकिन अगर अंगूठा लगा रहे हो तो फिर वो क्या करेंगे, वो नादरा को यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी एक बैंक के एटीएम को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे बैंकिंग सिस्टम से लेनी पड़े, तो एक बैंकिंग सिस्टम के लिए जिसका उसके पास हमारे पास अकाउंट है, जिसका हम कार्ड यूज कर रहे हैं, उसके लिए दूसरा बैंकिंग सिस्टम हमारे सिस्टम में एज एन एक्टर ही शो होगा। क्लियर है? और कोई सवाल है तो? यस सर, क्लियर है। अच्छा, कभी भी एक यूज केस के अंदर एक एक्टर दूसरे एक्टर से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर सकता। हमेशा उनके बीच में क्या आएगा, हमेशा उनके बीच में कोई ना कोई यूज केस आएगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब समझो मैंने एक एक्टर और बना दिया है। टाइम सेव करने को मैं ऐसे ही बस मामूली सा बना रहा हूँ। आप लोग पेपर वगैरह पे या UML स्टार यूज करते हुए अच्छा सा बना लेना। तो एक एक्टर ये है और एक एक्टर ये है, तो ये दोनों कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है? एनी आइडिया? मेरे घर से शोर आ रहा है यार, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा कि इस टाइम पे शोर आ रहा हो। चलो खैर, एनीवेज, ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है जो मैंने ऊपर बनाए हैं? एक एक्टर दूसरे एक्टर से कम्युनिकेट कर रहा है। अली भाई, नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो मैंने आपसे कहा कि यूज केस डायग्राम का रूल ये है कि एक्टर टू एक्टर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। So my question is, why is it so that an actor cannot communicate directly with another actor? अगर वो सिस्टम में ना, तो वो उनका लिंक किसी चीज़ के रिलेटेड होगा, तो वो जब अगर किसी को किसी से कोई कम्युनिकेट करनी है तो वो उस चीज़ से डाटा प्रोसेस होके आएगा। अच्छा, और कोई बच्चा? जी भाई, और कोई ट्राई करेगा कि क्यों एक एक्टर दूसरे एक्टर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से इसलिए नहीं करेगा कि फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट एक्टर है ना, उसे दूसरे एक्टर के मॉड्यूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो वो उससे किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है? अगर वो उससे कम्युनिकेट करेगा तो उसके पास तो कोई मेटा डाटा या प्रोसेस डाटा पड़ा ही नहीं होगा। देखो बेटा, अगर एक्टर टू एक्टर कम्युनिकेशन होगी ना, आगे सब लोग सुन लें जिन्होंने नहीं भी सुना, एक्टर टू एक्टर कम्युनिकेशन होगी तो हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम की जरूरत ही नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? एक्टर का मतलब क्या है? एंड यूजर। अगर दो एंड यूजर एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे तो वी विल नॉट रिक्वायर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम।
बात आ रही है समझ में? आप लोगों को फाइनल का ग्रेड मिलता है, तो क्या फाइनल का ग्रेड आपको टीचर आके आप फोन करते हो टीचर को, टीचर आपको बताता है कि बेटा तुम्हारा एफ आया, तुम्हारा ए आया, तुम्हारा बी आया, तुम्हारा सी आया? क्या होता है बताइए मुझे। मैसेज आता है हम लोगों को, एसएमएस आ जाता है ना, टीचर ने एंट्री कर दी होती है, आप लोगों को एसएमएस रिसीव हो जाता है। तो अगर एक्टर टू एक्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे मेरे भाई, तो फिर तो सॉफ्टवेयर सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है बात? उसका मतलब है तो कोई मैन्युअल इंटरैक्शन हो गई, वी डोंट रिक्वायर अ सिस्टम फॉर दैट। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। एक्टर कभी भी डायरेक्ट एक्टर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इट ऑलवेज हैज टू पास थ्रू अ यूज केस। वेरी गुड, इट ऑलवेज हैज टू पास थ्रू अ यूज केस। क्लियर है जी? आप देखिए इन यूज केसेस को, समझे, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे पूछें। तीन मेजर एक्टर्स हैं हमारे पास, प्रोफेसर, रजिस्ट्रार और स्टूडेंट, और एक हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी बेस्ड एक्टर है जिसका नाम है बिलिंग सिस्टम। हम कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं? हम कौन सा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं? एलएमएस नहीं बना रहे। एलएमएस तो बहुत बड़ा टर्म हो जाता है हमारा। अभी जो कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए बिलिंग सिस्टम क्या है? एक एक्टर है। क्लियर है? अब देखिए इस डायग्राम को, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। देखिए रजिस्ट्रार बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा, प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा और क्रिएट करेगा कोर्स कैटलॉग। कोर्स कैटलॉग क्रिएट करने का रोल और पर्पस याद है आप सबको? कोर्स कैटलॉग क्रिएट करने का क्या पर्पस था, कौन बताएगा? जी याद है किसी को भाईजान? सर ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कौन कौन से कोर्स ऑफर हो रहे हैं। नहीं, फिर से बोलो, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा। कोर्स कैटलॉग क्रिएट करने का ताकि पता चल जाए, या ताकि पता चल जाए कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं। वेरी गुड। तो सारे कोर्सेज एंटर होने के बाद एक लिस्ट जनरेट होगी और उस लिस्ट में ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट को इस सेमेस्टर में कौन कौन से ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, यानी स्टूडेंट कौन कौन से कोर्स पढ़ेगा। क्लियर है? यानी स्टूडेंट इस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ेगा। ठीक है, तो ये चार मेजर काम कौन कर रहे हैं? ये चार मेजर काम रजिस्ट्रार कर रहे हैं। प्रोफेसर क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर सेलेक्ट कोर्सेज टू टीच कर रहे हैं, यानी वो जाके बता रहा है कि भाई वो कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाना चाहता है एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के अंदर। ये बात सबको समझ में आती है? ये बात सबको समझ में आती है भाईजान? वेरी गुड। जी सर। Professor is telling that what are the courses which he wants to teach. साथ में वो एक और काम कर रहा है। एक और काम क्या कर रहे हैं?
एक और काम ये कर रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कोर्स रोस्टर। कोर्स रोस्टर रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है? वो देख रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज में किस किस स्टूडेंट ने उसके लिए रजिस्टर किया, कौन कौन से कोर्सेज में किस किस स्टूडेंट ने उसके लिए रजिस्टर किया, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर अ कोर्स which is taught by a particular professor। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सर इसकी इंफॉर्मेशन प्रोफेसर को देगा कौन? सिस्टम देगा। प्रोफेसर जब ये बता चुका होगा कि कौन सा कोर्स वो पढ़ाएगा, रजिस्ट्रार क्या काम करेगा? एक कोर्स कैटलॉग क्रिएट करेगा। रजिस्ट्रार जब कोर्स कैटलॉग क्रिएट कर देगा, बच्चे आके उन कोर्सेज को रजिस्टर कराना शुरू करेंगे। जब बच्चे रजिस्टर कराना शुरू करेंगे तो प्रोफेसर कभी भी जाके अपना रोस्टर देख सकता है कि भाई ये जो 4 कोर्सेज मैंने सिलेक्ट करे थे जो मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कितने कितने बच्चे आ गए। आ रही है बात समझ में? और जी सर। स्टूडेंट सिर्फ एक ही काम करेगा, क्या करेगा? कोर्सेज को जाके रजिस्टर करेगा। अब देखिए इस यूज केस को डिटेल में दोबारा से, किधर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझसे। सर अगर कोई हम लोग अगर ये तो बहुत छोटा सा यूज़ केस है, अगर कोई बड़ा यूज़ केस बनाना हो और कहीं हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई कि हमें जो हमारा एक्टर है ना वो मतलब एक तरफ काम करे, उसको हमें पेज के दूसरी साइड के ऊपर ही बनाना है, तो उसको बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है? मैं समझा नहीं आपका सवाल। किसी साइट पे बनाना है मतलब क्या? सर मतलब कि अगर जैसे स्टूडेंट है अभी यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है कोर्स का, ठीक है, अब वो स्टूडेंट अगर कोई और काम भी कर रहा होगा जो कि मतलब दूसरी जगह पे बना हुआ होगा, तो हम उसको स्टूडेंट को फिर से बना सकते हैं वहाँ पे? हाँ बना सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड अप्रोच नहीं होती। कोशिश करा करो कि एक एक्टर के सारे यूज केसेस उसी के साथ कवर हो जाए। लेकिन अगर आप दोबारा स्टूडेंट शो कर रहे हो, कोई मसले की बात ही नहीं, ठीक है ना? वो तो आप अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो ना, लेकिन आपके सिस्टम में एक्टर तो सिर्फ स्टूडेंट ही है ना, जो 2 बार आ रहा है डायग्राम पे। सही है ये सर। पूछ रहे हो ना? यही पूछ रहे हो ना आप? यस सर, ये पूछा था, यस सर ये पूछा था। सही है जी बेटा। और अब देखें इसको, कोई सवाल है तो पूछे भाई से। देखिए और से देखें इस यूज केस डायग्राम को। इफ देयर इज एनी, अच्छा ये क्लास खत्म हो रही है, मैं फौरन कनेक्ट कर रहा हूँ, फौरन आइए। आज ब्रेक नहीं दूंगा आपको बिल्कुल, क्योंकि मैंने आधा घंटा लेट स्टार्ट करी है। बीच में आप लोग भी खाइएगा, मैं भी खाता रहूंगा, कुछ खाना हुआ तो फौरन आ जाइए, टाइम ना खावा, वरना बिला वजह 3:30 क्लास वो करनी पड़ेगी, खींचनी पड़ेगी। जोहर भी मैं 3 बजे के बाद ही पढ़ूंगा।